गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में नेक्स्ट पार्ट क्लास 8 में, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसा था सिखों के साथ ब्रिटिशर्स का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट दिया है कि सिख जो होते थे वो फाइनेस्ट सोल्जर होते थे उस ज़माने में इंडिया में, यानी फाइनेस्ट का मतलब सबसे अच्छे सैनिकों के रूप में जाने जाते थे। आगे दिए दे ऑलवेज सपोर्टेड रंजीत सिंह। रंजीत सिंह एक किंग थे जिनकी राजधानी लाहौर थी। उस ज़माने में ये पूरा पार्ट ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये राजा रंजीत सिंह का हुआ करता था, जो शुक्रचिकिया मिसल के रहने वाले थे। सिखों में कई सारे मिसल्स हैं, यानी जैसे ग्रुप होते हैं, समूह, ठीक है ना। वो बहुत सारे ग्रुप होते थे, उसी एक ग्रुप का नाम है शुक्रचिकिया मिसल। इस मिसल यानी इस ग्रुप के रहने वाले थे कौन? तो राजा रंजीत सिंह, यानी इसको फॉलोअर मानते थे, यानी इसको फॉलो करते थे, ठीक है। ही और इसके चीफ भी हुआ करते थे, किसके? शुक्रचकिया मिसल के, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट्स कि कौन होते थे, जरा देखते हैं। राजा रंजीत सिंह, तो इनके बारे में डिस्कशन दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। राजा रंजीत सिंह द ओनली चाइल्ड ऑफ महासिंह, ठीक है। ये महासिंह किसके पुत्र? महासिंह के पुत्र थे, यानी इकलौते संतान थे उनकी, यानी पुत्र थे। ऑन हिज डेथ इन 1792, जिनकी डेथ हुई थी कब? 1792 में। ही बिकेम द चीफ ऑफ द शुक्रचकिया मिसल। इनको शुक्रचकिया मिसल बनाया गया था। पहले शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख कौन थे? इनके पिता यानी महासिंह। आगे दिया है ही बिकेम द चीफ ऑफ द शुक्रचकिया मिसल। अ सिक्स ग्रुप ऑफ हिज इंटेंशन इंक्लूडेड द गुर्जरवाला टाउन एंड द सराउंडिंग विलेज नाउ इन पाकिस्तान। यानी एक ऐसा मिसल होता था जो पाकिस्तान और उसके आसपास यानी पंजाब के इलाकों में पूरी तरह से फैला हुआ था, जिसको बोला जाता था कि कौन सा मिसल है? तो शुक्रचकिया मिसल। इसमें हम लोग बस इतना ही देखेंगे, आगे जो होगा रीड कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि दिया है कि ही वॉज बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जाहिर सी बात है, शुक्रचकिया मिसल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर और फाइनेंस सोल्जर के रूप में जाने जाते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर थे, ठीक है। ही ब्रॉट द होल पंजाब अंडर हिज कंट्रोल। इन्होंने लाया कौन? पंजाब, पूरे पंजाब और लाहौर के आसपास के इलाके को, ठीक है, किसके कंट्रोल में स्टूडेंट? तो महाराजा रंजीत सिंह, जो शुक्रचकिया मिसल के रहने वाले थे, ठीक है ना। ही ऑल्सो ऑक्युपाइड सी सतलज, इस जो पटियाला का इलाका पड़ता है, तो इस सतलज स्टेट जो बाउंड्री पड़ती है, सतलज रिवर है स्टूडेंट, ठीक है। सतलज एक रिवर है जो पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में बहती है। उसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे नगर थे, जैसे पटियाला, नब्बा और जींद। इन सारे इलाकों में किसका कब्जा था स्टूडेंट? तो राजा रंजीत सिंह का, ठीक है ना, यानी जो शुक्रचकिया मिसल के मानने वाले थे। आगे थे स्टूडेंट, रंजीत सिंह इंटर इंटू वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जो राजा रंजीत सिंह थे, इनको ब्रिटिशों ने बहुत सारे रिस्पेक्ट दिए, क्योंकि वो ऐसा काम करते थे जिसकी वजह से ब्रिटिश इनकी क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे। रंजीत सिंह इंटर्ड इनटू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसलिए अंग्रेज़ों और राजा रंजीत सिंह के बीच में एक ट्रीटी हुई, यानी एक समझौता हुआ। उस ट्रीटी को ही एक नाम से बोला जाता है स्टूडेंट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है ना। और यह इंग्लिशों के साथ हुआ 1809 में। यानी ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ? तो 1809 में, याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार कहा गया कि जो सतलज रिजर्व रिवर्स का कंसिडर्ड एज द बाउंड्री लाइन बिटवीन, यानी जो सतलज रिवर है इसको बाउंड्री लाइन बनाया गया, ठीक है। इनको राजा ऑफ पंजाब बनाया देगा, ठीक है ना। किसको? तो राजा रंजीत सिंह को। यानी जो सतलज रिवर थी उसको बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा बनाया गया, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। और इधर वाला पार्ट किसको दिया गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर एंड दे इंक्लूडेड पेशावर, मुल्तान, कश्मीर और कांगड़ा, हजरा और लद्दाख एंड द फोर्ट ऑफ द जमुरद इन द टेरिटरीज। ये सारे इलाके जो दिए गए किसको? तो सतलज रिजर्व के इस पार, यानी इधर वाले इलाका पर, यानी एक तरफ इलाके पर, और एक तरफ किसका इलाका था स्टूडेंट? तो पूरा इलाका भरा हुआ था किसका? तो पंजाब का, यानी इंग्लिश का, यानी इधर इंग्लिश और इधर राजा रंजीत सिंह। आई बात समझ स्टूडेंट? तो ये पूरा इलाका इनको बांटा गया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंग, जो ब्रिटिश और राजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी 1809 में। आगे दिया स्टूडेंट,
बट ही कुड नॉट विन द सिंध, लेकिन उन्होंने सिंध नहीं जीत पाए, यानी सारे इलाके तो अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन अपोजिशन फ्रॉम द इंग्लैंड हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द सतलज रिवर इन द साउथ ईस्ट। जो साउथ ईस्ट का पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। इस साउथ ईस्ट का पार्ट का उन्होंने जो सिंध इलाका था उसको तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन सतह माउंटेन इन द वेस्ट, जो माउंटेन है वेस्ट का, ये वाला पार्ट स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, ठीक है, वेस्ट एंड कश्मीर द नॉर्थ, और नॉर्थ का पार्ट कश्मीर, ये वाला पार्ट, ही वॉज वो भी इन्होंने कब्जे में नहीं किया, ठीक है ना, यानी ये इलाका उनके कब्जे में नहीं आ पाया, ठीक है। ही वॉज वेरी ब्रेव, बहुत ही बहादुर थे। कौन? तो राजा रंजीत सिंह की बात कर रहा है। ड्यू टू विच वॉज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब, इसलिए इनको किस वर्ड से बुलाया जाता है? इनके उपनाम लायन ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के सिर के नाम से इनको जाना जाता है। ही हैड अ वेरी गुड पर्सनालिटी, ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे। ही वॉज अ ग्रेट जनरल ऑफ स्टेट्समैन, बीइंग करेजियस, बहादुर भी थे, साहसी भी थे, यानी बहुत सारे गुण इनके अंदर भरे थे। तभी तो कई वर्षों तक पंजाब में यानी सिखों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले माने जाते हैं। आगे दिया है स्टूडेंट, बात करते हैं हम लोग कि एबल टू चेक द ब्रिटिश एडवांस इन डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे इन्होंने ब्रिटिश के डिप्लोमेसी यानी उनके प्रभाव को और उनकी ताकत को बहुत अच्छी तरह से पहचाना और उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। ये ट्रेंड हिज आर्मी, इन्होंने अपनी आर्मी को इतना ट्रेन किया था कि वो मॉडर्न वेज के तरीके से युद्ध को लड़ते थे। आई बात समझ में? यानी आफ्टर हिज डेथ, यानी 1839 में जैसे ही इनकी डेथ हुई, अवर इंटीरियर जितने भी रेवोल्सर थे वो जैसे छोटे छोटे ग्रुप में बट गए सिक्स, और धीरे धीरे पंजाब में थोड़े थोड़े पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इसका फ़ायदा किसको मिला स्टूडेंट? तो पंजाब में इंग्लिश जो नेक्स्ट सतलज रिवर के पार्ट के इधर वाले इलाके में थे, उन्होंने धीरे से क्या कर लिया स्टूडेंट, तो वो कब्ज़ा कर लिया, और धीरे धीरे पंजाब में सिखों की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, ठीक है ना। यानी लगभग 1849 में देखा जाए तो ओवर द सिख, यानी सिखों पर विजय प्राप्त कर ली किसने, तो ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। आगे दिया स्टूडेंट कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था अंडर द कंपनी, यानी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, इसके बारे में डिस्कशन दिया है, ठीक है। कहा जा सकता है कि 1765 से लेकर 1848 तक लगभग पूरा इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से धीरे धीरे रूलिंग पावर चलती रही। इट वॉज अ रियरली गुड स्टार्टिंग, तो कहा जा सकता है कि इनके लिए बहुत अच्छा समय था इस समय कि वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करें अपने इलाके में। आगे दिया है इट वॉज रियली स्ट्रेलिंग स्पीड विच द कंपनी कंप्लीटेड कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इन सच ए शॉर्ट पीरियड, यानी इतने छोटे समय में उन्होंने क्या कर लिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, यानी कंपनी ने किस पर, इंडिया में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान उन्होंने क्या किया, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही सही, अपने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इंडिया में क्या करना शुरू कर दिया, बिठाना, यानी उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। टिल इट वॉज एबोलाइज्ड इन 1858, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया कब स्टूडेंट, तो 1858 में एक एक्ट लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रिटेन से, कि ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो कंपनी के नाम से चलता था वो कंपनी के नाम से नहीं चलेगा, अब किसके नाम से चलेगा स्टूडेंट, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट इंग्लैंड में थी उसके नाम से ये चलेगा। और उसमें कई सारे इलाकों को बांट दिया गया, कई सारे प्रेसिडेंसी टाउन बने। उस टाउन में देर 3 मेन्स आते हैं, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे, ठीक है। ये 3 टाउन है किसमें, तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन बैठाया गया, ठीक है। जो गवर्न किया, जो रूल किया जाएगा किसके स्टूडेंट द्वारा, तो गवर्नर के द्वारा, यानी गवर्नर उस पर क्या करेगा स्टूडेंट, तो रूल करेगा। तो सबसे पहले बात कि पहले कंपनी की शासन थी, कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, यानी 18 उसके रूल को ख़त्म कर दिया गया 1858 में। उसके बाद एक कानून लाया गया और कई सारे छोटे छोटे जो बड़े बड़े शहर थे उनको क्या कर दिया गया स्टूडेंट, तो प्रेसिडेंसी टाउन में बदल दिया गया, और उस पर शासन करने वालों को बोला गया क्या, गवर्नर। आगे दिया स्टूडेंट कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर द कंपनी कैसे थी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके बारे में दिया है, ठीक है। तो दिया है स्टूडेंट कि इन ऑर्डर टू हैव मोर एंड मोर मार्केट,
ईस्ट इंडियन कंपनी। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के मार्केट बढ़ते चले गए, ठीक है, यानी उसकी व्यापार धीरे धीरे क्या होने लगी स्टूडेंट, तो बढ़ने लगी। इसलिए कहा जा सकता है कि उसके जो रिवेन्यू सिस्टम थे वो भी क्या होने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इलाके पर इंडिया के क्या कर लिए थे, कब्जे कर लिए थे। आगे दिया है, बट हैव ए फ्लोरिशिंग ट्रेड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वाज इसेंशियल कंडीशन। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कंपनी के लिए एक ट्रेड करना, ठीक है, और एक लॉ चलाना यानी रूल चलाना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। यानी कंपनी अपने साथ ट्रेड भी करेगी और दूसरी चीज़ क्या करेगी स्टूडेंट, तो लॉ भी। इसके लिए इनको प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आगे दिया स्टूडेंट कि ऑर्डर वाज इसेंशियल कंडीशन फॉर द कंपनी। ये कंपनी के लिए बहुत इसेंशियल कंडीशन बन गया था। वॉरेन हेस्टिंग 1772 और 1785 गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। इनके काल में एनेक्सिटी दैट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फ्रॉम द नवाब, इट वाज हाउवर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यानी कहा जा सकता है कि जो नवाबों का शासन था उस समय, उस पर कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना, वो सक्सेसफुल इन प्लेसिंग द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ए साउंड फुटिंग। इसका मतलब क्या, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम एक ऐसा रूल लेकर आया कि अब ब्रिटिशों के तरह ही, यानी जो ब्रिटिश में शासन चलते थे ब्रिटेन में, उस तरह ही एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाएगा जिसमें स्टूडेंट की एक सिविल सर्विस बनाई जाएगी। इस सिविल सर्विस में उस व्यक्ति को चुना जाएगा एक जो पार्टिकुलर टाउन में रहकर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगा, संभालेगा। यानी जैसे आजकल डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट होता है उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का यानी उस पूरे इलाके का क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। इसी को बोला जाता है द सिविल सर्विस। और इसी को फर्स्ट टाइम लाने का प्रयास किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है ना। आगे दिया है द सिविल सर्विस, ठीक है। द सिविल सर्विस वॉज द स्टील फ्रेम। कहा जाता है कि बहुत ताकतवर फ्रेम था किसके लिए, तो अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे शहरों पर इससे क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। और इनको इनमें से उन व्यक्ति को ही चुना जाता था जो इनको एक अच्छे व्यक्ति लगते थे, यानी अपने अकॉर्डिंग, कोई एग्ज़ाम नहीं होते थे, ये अपने अकॉर्डिंग ही अपने ऐसे व्यक्ति को चूज करते थे जो उस एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टम को अच्छे तरह से संभाल सकें। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, आगे हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।